हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं मैं आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य एकेडमी पर। आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी, तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे क्योंकि बोर्ड पेपर बिल्कुल नजदीक आ चुका होगा, प्री बोर्ड भी हो चुके होंगे। अब हम आज उपस्थित है आपके समक्ष इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर, जिसका नाम है जर्मनी का एकीकरण। अब ये जर्मनी का जो एकीकरण की प्रक्रिया है यूरोप के राष्ट्रवाद से संबंधित है, आप सभी को पता है। पहले टॉपिक से आता है, कई बार अनेकों बार पूछा गया, बार बार ये टॉपिक पूछा गया कि जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया बताइए आप। दीर्घ उत्तरी में, लघु उत्तरी में, अति लघु उत्तरी में, बहुविकल्पी में, हर तरीके से क्वेश्चन यहां पर इसके पूछे जाते हैं। आज हम इसी जर्मनी पर बात करने वाले हैं, इसकी भूमिका की बात करने वाले हैं कि इस जर्मनी पर जो एकीकरण हुआ, किस तरीके से इसका एकीकरण पूरा हुआ। एकीकरण का मतलब है कि जर्मनी के जो टूटे फूटे राज्य थे, जो दूसरे देशों के कब्जे में थे या दूसरे राष्ट्र के कब्जे में थे, दूसरे राजाओं के द्वारा जिनको छीना गया था, जो छोटे छोटे कस्बों में बटे हुए थे, उस जर्मनी को, जो कि एक भौगोलिक स्थिति के रूप में ही था, जिसका कोई वर्चस्व नहीं था, उस जर्मनी को इकट्ठा किस तरीके से किया गया, आज हम इसी जर्मनी पर चर्चा करने वाले हैं। और जर्मनी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इस जर्मनी को अच्छे से समझना है। जर्मनी के साथ साथ ही इटली पर समझना है। इटली वाला जो टॉपिक होगा, जो वीडियो हमारा होगा, वो अगले वीडियो में हम इटली का एकीकरण लेकर उपस्थित होंगे। लेकिन अभी जो हम चर्चा करने वाले हैं वो क्या है, वो है जर्मनी का एकीकरण, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम अपना टॉपिक, जिसका नाम है जर्मनी का एकीकरण। ठीक है। अब ये जो जर्मनी का एकीकरण की प्रक्रिया है, ठीक है, जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया के बारे में क्वेश्चन आता है कि एक आप संक्षिप्त लेख लिखिए। कौन सा लेख लिखना? संक्षिप्त। तो संक्षिप्त का मतलब होता है कि बहुत बड़ा नहीं करना है, तो बिल्कुल छोटा सा करना है। 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, बिल्कुल सिंपल सा, एकदम आसान सा करना है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं करना है इसको। तो इसके कुछ प्रमुख चरण हुए, उन चरणों को अगर आप लिख देते हैं तो आपके 4 सॉलिड नंबर मिल जाएंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम इन चरणों के बारे में पढ़ते हैं, जो कि जर्मनी से संबंधित है और जर्मनी का एकीकरण की जो प्रक्रिया है उससे संबंधित है। इन्हीं के ऐसे आप हेडिंग वाइज लिखते जाइएगा और 2-2 लाइन इन हेडिंगों को बनाइएगा। चलिए, तो सबसे पहले क्या है, तो जो पहले हेडिंग की बात करते हैं, तो प्रेस की आजादी और संगठन बनाने की स्वतंत्रता। ठीक है, देखिए, जब जर्मनी का एकीकरण नहीं हुआ था, अगर हम उस समय की बात करें, तो जो प्रेस हुआ करता था, प्रेस आप समझते हैं कि जैसे मान लीजिए किसी भी चीज का प्रसारण करने के लिए प्रेस की आवश्यकता पड़ती है, और संगठन बनाना, इन किसी भी चीज की स्वतंत्रता नहीं थी। प्रेस को पूर्णतः स्वतंत्रता नहीं थी कि वो किसी से सवाल जवाब कर सकते, कहीं भी जा सकते, जैसे आज हमारे यहाँ प्रेस की स्वतंत्रता है, उस दौरान नहीं हुआ करती थी। संगठन नहीं बना सकते थे, किसी भी तरीके से संगठन आप तैयार नहीं कर सकते हो, कोई भी संगठन नहीं बना सकते हो, वो चाहे किसी भी तरीके का हो। लेकिन उस दौर में क्या हुआ, जब जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई, तो उस समय ये आजादी दी गई प्रेस को आजादी, स्वतंत्रता मिली, संगठन बनाने की स्वतंत्रता लोगों को प्रदान की गई। ठीक है, इस आप पहले पॉइंट में लिखिएगा। ठीक है, समझ में आया? और जब एकीकरण की मांग शुरू हुई, ठीक है, संविधान का डिमांड आया, संविधान की मांग आई, तो उस समय जो पहला जो डिमांड था ना, वो ये था कि भाई प्रेस की आजादी और संगठन बनाने की स्वतंत्रता चाहिए। क्या चाहिए? संगठन बनाने की स्वतंत्रता और प्रेस की आजादी। ठीक है, समझ में? यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो यहाँ का संविधान था, इसका जो डेवलप हुआ, ये जो डेवलपमेंट आया, इसका जो विकास आया, ठीक है, वो इसी के आधार पर आया। कौन से? प्रेस की आजादी और संगठन बनाने की स्वतंत्रता, इसके विकास पर यह शुरू हुआ। पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट में क्या है? संसदीय व्यवस्था स्थापित करना। अब आप सभी को पता है कि भाई, जो अगर हम अभी जो हम जिस देश में रहते हैं वहां पर संसदीय व्यवस्था है, ठीक है, सभी को पता है कि संसदीय व्यवस्था चल रही। तो संसदीय व्यवस्था में क्या होता है कि देखिए, राजा हुआ करता था उस समय, जर्मनी की एकीकरण की बात करते तो राजा हुआ करता था, किसी प्रकार का कोई संसद वगैरह नहीं हुआ करते थे, राजतंत्र लागू था, राजतंत्र चलता था, कोई मंत्रिमंडल विशेष नहीं हुआ करते थे। तो सांसदीय व्यवस्था में क्या किया गया कि एक पृष्ठभूमि तैयार की गई। ठीक है, क्या तैयार की गई? पृष्ठभूमि तैयार की गई, है ना।
पृष्ठभूमि तैयार की गई जहां पर संसदीय व्यवस्था को लागू किया गया। यानी कि हम यह कह सकते हैं कि जो संपूर्ण राष्ट्र की शक्तियां हैं वो किसी विशेष व्यक्ति के हाथों में नहीं होंगी। आप समझिएगा इसको, ठीक है। तीसरे पॉइंट की बात करें तो राष्ट्रीयता की भावना जागृत करना, यानी लोगों के अंदर कोई दिलचस्पी नहीं हुआ करती थी। राजा हुआ करता था, लोग हुए, टैक्स बढ़ा दिया राजा ने, चलो ठीक है भाई टैक्स बढ़ गया, हमको क्या करना है, क्या हमारे ऊपर ही बढ़ा है, दूसरे के ऊपर भी तो टैक्स बढ़ गया, हम अकेले क्या करेंगे, ठीक है। अब पता चला राजा किसी को बिना फर्जी ही पीट रहा है, चलो पीट दो, क्या करना है हमसे, क्या करने का, हमको पीट रहा है, लेकिन कल तुम्हारा भी तो नंबर आएगा। पता चला अगले दिन उसी को पीट दिया तो क्या कर लेगा तू, ठीक है। अगर सब अपने ही बारे में सोचते रहे, किसी के अंदर देश से संबंधित, देश के लिए देश यानी देश प्रेम है ही नहीं, राष्ट्रवाद है ही नहीं किसी के अंदर, तो कहां से काम होने वाला है। तो सबसे पहले लोगों ने क्या किया, जब जर्मनी का एकीकरण शुरू हुआ तो लोगों के मन में यह विचार है कि पहले जो लोग हैं ना, जिनकी जो मानसिकता है, जो अपनत्व तो है कि हम बस हम ही हैं और कोई और किसी से कोई मतलब नहीं, इसको दूर करनी है। जातिगत प्रथा जो चल रही थी उसको दूर करना है। जो लोगों में भावनाएं थी उस गलत भावनाओं को दूर करना है। यानी कुल मिलाकर लोगों के अंदर देश के लिए पहले देश प्रेम जागृत करना, ठीक है। तो सबसे पहला काम ये कर दिया गया। और ये जब 1848 की अगर हम बात करें, 1848 की बात करें तो इससे पहले अगर हम बात करें तो राष्ट्रीयता नाम की चीज जर्मनी में नहीं हुआ करती थी। किसी को नहीं पता था कि राष्ट्रीयता है क्या, देश प्रेम है क्या, देश से प्रेम करते कैसे, किसी को जानकारी नहीं थी, ठीक है। तो सबसे पहले जो प्राथमिकता दी गई वो क्या किया गया कि राष्ट्रीयता की भावना लोगों के अंदर जागृत किया गया, ताकि लोग हमारी बातों को तो समझे, हमारी बातों को सुने। अगला जो पॉइंट आया वो राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास, ठीक है, राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास। चलिए राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास क्या है, 1848 वही 1848 एक महासंघ, ठीक है, क्या आया, महासंघ, ठीक है। राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया गया 1848 महासंघ, ठीक है। समझ में क्या करके, संसद द्वारा महासंघ 1848 से पहले महासंघ बना, संसद द्वारा क्या किया गया, एक देश को राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया गया कि देश हमारा राष्ट्र राज्य होगा। इसके लिए कुछ भी करना पड़े, चाहे महासंघ बनाना पड़े, चाहे संसद द्वारा करना पड़े, किसी के द्वारा हम इसका निर्माण करेंगे। पांचवा, उदारवादी विचारधारा का उद्भव, यही से शुरू हुआ उदारवादी विचारधारा। कौन सी विचारधारा, उदारवादी विचारधारा, यही से शुरू हुई। क्योंकि रूढ़िवादी प्रक्रिया, उदारवादी प्रक्रिया, ठीक है, नव रूढ़िवादी प्रक्रिया, इन सभी के बारे में आप समझते होंगे, जानते होंगे, ठीक है। तो जो उदारवादी प्रक्रिया थी ना, आप समझिए पहले देखिए, जो रूढ़िवादी प्रक्रिया वो सोचती है कि परिवर्तन ना हो, जो पुरानी चीजें वैसे हो, यानी जातिगत जो भावनाएं हैं वो होती रहे, ठीक है, जाति विरोधी चीजें होती रहे, ऊंच नीच हो, सारी चीजें, इनको कहेंगे हम क्या बोलते हैं, इनको रूढ़िवादी, ठीक है। और कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनके मन में ये विचार होता है कि ऐसे परिवर्तन हो लेकिन पुरानी चीजों को छोड़ कर दे, पुरानी चीजें साथ में हो और उनसे जुड़ी हुई चीजें नई हो, परिवर्तन हो लेकिन पुरानी चीजों को साथ में रखे, तो वो होती है उदारवादी। यानी लोगों से संबंधित लोगों को नुकसान भी ना हो। तो यहां पर क्या किया गया कि उदारवादी विचारधारा का उद्भव यही से हुआ। लोगों को सारी चीजें बताई गई कि भाई डेवलप होता है, विकास होता है, तो विकास से किसी का नुकसान नहीं है कि नुकसान हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। भूस्वामियों का समर्थन, ठीक है। यहां पर जो भूस्वामी थे, जिनके पास बहुत ज्यादा जमीनें थी, इन लोगों ने क्या किया कि उनका समर्थन देना शुरू कर दिया। उसके बाद प्रशा के राष्ट्रीय एकीकरण का आंदोलन का नेतृत्व किया। ये प्रशा जो थी ना, क्योंकि जर्मनी अपने एकीकरण के लिए केवल अगर निर्भर थी तो प्रशा था, क्योंकि ऑस्ट्रिया से अगर कोई युद्ध कर सकता था तो वो कौन था, प्रशा था। इसके अलावा जर्मनी के बस की नहीं थी कि भाई, क्योंकि जर्मनी तो छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ चुका था, जर्मनी के पास कुछ नहीं था रहने के लिए, कुछ नहीं बचा जर्मनी के पास। लेकिन प्रशा ने जर्मनी का एकीकरण का जिम्मा अपने कंधे पर लिया कि जर्मनी को अब हम इकट्ठा करेंगे। इसके लिए उसको ऑस्ट्रिया से युद्ध करना पड़ा, ठीक है। तो यहां पर प्रशा ने क्या किया, राष्ट्रीय एकीकरण का आंदोलन का नेतृत्व किया। प्रशा आगे आया और उसने ऑस्ट्रिया से युद्ध भी किया
आगे आकर इस युद्ध का नेतृत्व किया प्रशा ने, यानी प्रशा का इस युद्ध में महत्वपूर्ण योगदान रहा। उसके बाद प्रशा का प्रधानमंत्री, जिसे ऑटो वन बिस्मार्क कहा जाता है, ये नाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान देना। और जर्मनी के एकीकरण में ये नाम बार बार आएगा, ठीक है। प्रशा का प्रधानमंत्री था ऑटो वन बिस्मार्क, इसे ही इस प्रक्रिया का जनक कहा जाता है। अब यही क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि बताइए जर्मनी का एकीकरण किसके द्वारा किया गया था, तो बिन सोचे समझे आपको कह देना है ऑटो वन बिस्मार्क द्वारा, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान दीजिएगा। कौन था? प्रशा का प्रधानमंत्री था, ठीक है। क्या किया था इसने? 7 वर्ष के अंदर इसने ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस में 3 युद्ध लड़े। ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस 7 वर्ष के अंदर 3 युद्ध लड़े और तीनों पर इसने विजय प्राप्त की। तीनों युद्ध में इसको क्या मिला? विजय प्राप्त हुई। और यही तीनों युद्ध लड़कर इसने क्या कर दिया? जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया पूर्ण कर दी। यानी 3 युद्ध में इसने जर्मनी को क्या कर दिया? पूर्ण कर दिया कि भाई आप ये जो जर्मनी है, इस जर्मनी का पूरा एकीकरण हो चुका है। क्योंकि जो अड़ंगा लगाने वाले थे जर्मनी के एकीकरण में, वो कौन थे? ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस। अब यहां पर प्रशा ने क्या किया? अच्छा, ये जो ऑटो वन बिस्मार्क है ना, ऑटो वन बिस्मार्क बहुत पहले ही कह चुका था कि अगर उसे कभी मौका मिला जर्मनी के एकीकरण के लिए, तो वो केवल क्या करेगा? 3 युद्ध में जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया पूरी कर देगा। और उसे यह मौका मिल भी गया जब वो प्रशा का क्या बन गया? प्रधानमंत्री बना। और जब प्रशा का प्रधानमंत्री बना तो ये 7 वर्ष के अंदर 3 युद्ध इसने लड़े, ठीक है। किससे लड़े? ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से इसने 3 युद्ध लड़ा। और इस 3 युद्ध में इसने क्या किया? जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया पूरी कर दी। उसके बाद 18 जनवरी 1871 को वर्साय में प्रशा के राजा कौन है? काइजर विलियम। कौन है? काइजर विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया गया, ठीक है। 18 जनवरी 1871 याद रखिएगा। 18 जनवरी 1871 को वर्साय में प्रशा का जो सम्राट था, राजा था, प्रशा का राजा किसे घोषित किया गया? राजा किसे घोषित किया गया? तो बताना, काइजर विलियम को। किसे? काइजर विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया 18 जनवरी 1871। और ये पूछे कि जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ, तो ये भी आपको बताना है 1871 में ये प्रक्रिया पूरी हुई थी। बताइए यहां तक समझ में आया आपको? कोई दिक्कत? बोलिए बोलिए। अच्छा, ये जो पूरी प्रक्रिया थी, तो इस पूरी प्रक्रिया में प्रशा शक्ति का केंद्र के रूप में उभरा, ठीक है। किसके रूप में उभरा? शक्ति के केंद्र में, कि सबसे बड़ा शक्तिशाली राष्ट्र राज्य अगर कोई है तो वो कौन है? प्रशा है। प्रशा सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि प्रशा एकमात्र ऐसा राज्य था जिसने ऑस्ट्रिया, फ्रांस और डेनमार्क से युद्ध करके जर्मनी का एकीकरण की प्रक्रिया पूरी की। इसके अलावा किसी के अंदर हिम्मत नहीं रही कि वो इसे युद्ध करके जर्मनी के एकीकरण को पूरी कर सकता है। 1871 में ये क्या हुआ? पूरा हुआ। और 18 जनवरी 1871 को वर्साय में प्रशा के राजा के रूप में काइजर विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट स्वीकार किया गया। ये पूरी प्रक्रिया आपकी है जर्मनी का एकीकरण। और एक संक्षिप्त वर्णन में अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो। आपको 4 नंबर पक्का मिलने वाले हैं, आप ये समझ लीजिए, ठीक है। ये वीडियो हमारा कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।